हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12 कैलिडोस्कोप जो बुक है उसमें पोइट्री सेक्शन में जो आपकी पोइट्री थी जी, पोएम्स बाय मिल्टन, जॉन मिल्टन की जो आपकी पोइट्रीज थी, दो पोइट्रीज थी आपके, ऑन टाइम और ऑन शेक्सपियर। ठीक है जी। तो ये दोनों पोइट्रीज को मैं बहुत अच्छे से डिटेल्ड सेपरेटली डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ, लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से डिटेल मीनिंग बताया मैंने आपको। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जी आपके इन पोइट्रीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोनों पोइट्री के क्वेश्चन आंसर मैंने इसी इसी उसमें आपके आपके लिए कर दिया है। ठीक है, अच्छे से मैनेज। तो अब आप पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज़ आप पोइट्रीज हैं जो आपकी दोनों, प्लीज़ उनको डिटेल में पढ़कर आइए अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, आप वो पढ़ लेंगे तो आपके जो अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए ना यार, तो आप उनको करने के लिए कैपेबल हो सकोगे बहुत अच्छे से। मैंने क्योंकि देखो कोई भी लाइन उठा के दे दें आपको, कोई भी कि भैया एक्सप्लेन करो, तो समझ रहे हो, तो वो चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहो जी आप। तो मैंने इसी तरीके से पढ़ाया आपको कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्वेश्चन कैसे भी आस्क कर ले। बाकी हम सेपरेटली आस्क कर ही रहे हैं अब सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं जी आपको जी, हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कंपलसरी दोनों ही सब्जेक्ट, राजस्थान बोर्ड, दोनों ही सब्जेक्ट्स का हम डिटेल्ड सिलेबस है जी डिस्कस कर रहे हैं अपने आरबीएससी का। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दोनों ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेल अरेंज्ड प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से चैप्टर्स करवा रखे हैं, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम हमारा जो सिलेबस है जी हमारी क्लास 12 का दोनों ही सब्जेक्ट्स का वो कंप्लीट करने जा रहे हैं जी। ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ओके नवंबर एंड तक हम इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी, ओके। तो थोड़ा सा आप अगर आप नए हैं जी तो आप आज इस समय से जुड़ जाइए, क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आपके हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे आपके डाउट्स पे बात करूंगा, आपके मोटिवेशनल सेशंस लाऊंगा, आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही उनको उनको उनका सॉल्यूशंस लाऊंगा, समझ रहे हो आप। तो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं जी, और आपको एग्जाम में लिख कर कैसे आना है, टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं हर तरह से। ठीक है जी, तो बच्चे जुड़े हुए उनको ध्यान है, और जो हमारा टारगेट है इस बार वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है जी। तो अगर आप भी अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो विद माय गाइडेंस आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट आपकी जो पोइट्री है, इनमें दो मिल्टन है जी, आपके जॉन मिल्टन पोइट हैं, बहुत बड़े पोइट हैं। ओके, इनकी दो पोइट्रीज आपके दे रखी हैं। ओके, तो हमने दोनों को सेपरेटली पढ़ चुके हैं हम अच्छे से। तो अब इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं अच्छे से, खूब क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन बहुत इसमें भी बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ जहाँ हिंदी बतानी होगी वहाँ बताऊँगा। ओके, और बाकी आपको पोइट्री मैंने, प्लीज़ आपको लगेगा कि यार अटपटे लग रहे हैं, यार क्या मीनिंग हो रहा है, यार क्या हो रहा है, तो इस तरीके से आपको दिक्कतें आएंगी, मैं बता रहा हूँ, होगा आपको। लेकिन वो दिक्कत तब नहीं आएगी जब आप एक बार पोइट्री जो मैंने पढ़ा रखी है ना आपको, जिस तरीके से वो पढ़कर आ जाओगे ना, तो आपको इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है जी, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, पोइट्री अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, देखो व्हाट इज मीन बाय अर्थली ग्रोसनेस। भाई अर्थली यानी पृथ्वी के, ग्रोसनेस यानी मतलब मैंने बताया था ना आपको पोइट्री में कि जो जो अनवांटेड थिंग्स हैं, जो भी खराब चीजें हैं। ओके, तो क्या है ये चीजें, देखो अर्थली ग्रोसनेस, द बैड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, बैड थिंग्स है, जैसे एग्जाम्पल देखो, डिसऑनेस्टी, इनसिंसियरिटी, इनह्यूमैनिटी। ठीक है, इनह्यूमैनिटी अमानवीयता। ठीक है जी, ओके। मैन हैज सो मैनी इल्स इन हिम, मनुष्य के अंदर बहुत सारे दुर्गुण है जी, खूब सारे। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट द ह्यूमंस आर बीइंग बिजी इन वर्ल्डली अफेयर्स। जो पोइट बताना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है, मानव है ना जी, ये वर्ल्डली अफेयर्स मतलब इस भौतिकवादी संसार में ही लिप्त हो रखे हैं, डूब रखे हैं। मतलब प्लेजर के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, खर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से वर्ल्डली अफेयर्स है ना, इस सांसारिक मोह माया में है, सीधी सी बात। दे फॉरगेट अबाउट ट्रूथ, वो भूल चुके हैं सच क्या है, पीस शांति क्या होती है, लव प्रेम क्या होता है, हैप्पीनेस खुशी क्या होती है, वो सब भूल चुके हैं, बस वो मोह माया में ही गायब है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस। इस लाइन से आप क्या समझते हो, एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस। मॉर्टल ड्रॉस मैंने बताया था ना, जो भी डिस्गस्टेड थिंग्स होती हैं, जो भी खराब वस्तुएं होती हैं। ठीक है,
तो क्या है इसका मीनिंग देखो, मॉर्टल ड्रॉज इज रिफर टू हियर ह्यूमन बीइंग हु हैज टू डाई। और देखो मॉर्टल मैंने आपको, इमॉर्टल क्या होता है जो कभी मरे नहीं, और मॉर्टल यानी जो एक बार उसका हाँ कि ये मरे, निश्चित है इनका मरना, ठीक है। देखो मॉर्टल ड्रॉज इज referred here to the human being who has to die or came to an end। मॉर्टल ड्रॉज एक तो बताया गया ह्यूमंस के लिए कि भाई ह्यूमंस हैं जो वो मॉर्टल होते हैं जी, उनको एक समय पे आके मरना ही है, ठीक है। देखो अदर मीनिंग इज, एक दूसरा मीनिंग होता है देखो, पैशन फॉर वर्ल्डली एंड मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब वही चीज, पैशन होना, जुनून होना किस चीजों के लिए, कि वर्ल्डली और मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, वही मोह माया वाली चीजों में, भौतिकवादी चीजों में। देखो और क्या क्या, देखो ग्रीड है, लालच, सेल्फिशनेस है, स्वार्थपना होता है ना, जो फॉल्स शो, झूठा दिखावा, एनवी, ईर्ष्या, जेलसी, ओके, इट आर मॉर्टल ड्रॉस। ये सारी चीजें क्या मॉर्टल ड्रॉस है। दीज आर द मेन क्वालिटीज, ये सारी तुच्छ क्वालिटीज होती हैं जी, ठीक है, ओके। और क्या है जी, अब देखो व्हाट इज एन इंडिविजुअल किस, व्हाट इज एन इंडिविजुअल किस। मैंने आपको पोइट्री में बताया था कि इसमें किस का मीनिंग क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति को, मतलब जो हैप्पीनेस है वो उसको पर्टिकुलर व्यक्ति को आके, यहाँ पे किस का मतलब है ब्लिस, हैप्पीनेस से, ठीक है। क्या मीनिंग है कि इंडिविजुअल किस का, आपको पोइट्री बता, इसीलिए कह रहा हूँ पोइट्री अच्छे से पढ़ के आइएगा। देखो नोबल डीड्स आर डन बाय द इंडिविजुअल लाइक और ग्रेट मैन डीड। देखो नोबल डीड्स जो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, वो किन्ने करें, हमारे उन व्यक्तिगत लोगों ने किए हैं, लाइक और ग्रेट मैन, जो हमारे समाज में ग्रेट मैन कहलाए ना, अच्छे अच्छे व्यक्ति, फेमस व्यक्ति, उन्होंने नोबल डीड्स करी हैं जी, अच्छे शानदार कार्य करे हैं जी। दे अटेन इमॉर्टलिटी, लेकिन वो मर तो गए, लेकिन उन्होंने क्या प्राप्त कर ली, इमॉर्टलिटी यानी अमरता प्राप्त कर लिया। अब जैसे अपने भगत सिंह जी हैं और जो लोग हैं, ये एक तरीके से मर गए लेकिन इमॉर्टल हैं, ये हमारे दिल में आज भी जीवित हैं, हम इनको याद करते हैं, इनको पढ़ते हैं, समझ रहे हो, तो ये अमर हो गए हैं एक तरीके से, इन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो फेमस व्यक्ति हैं जो वो नोबल डीड्स करे, तो ओके, तो हम उनको, वो इमॉर्टल हो चुके हैं जी, ओके। सच इमॉर्टलिटी इज एन इंडिविजुअल किस, और यही इमॉर्टलिटी, इसी तरीके की अमरता एक इंडिविजुअल किस है जी, ठीक है। इंडिविजुअल किस हेयर ऑल्सो मीन्स द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर हिज हर पर्सनल एफर्ट्स विल अनेबल हिम टू गेन हैप्पीनेस। मैंने बताया था ना कि देखो इंडिविजुअल किसका यहाँ पे मीनिंग क्या है जी, देखो एक लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत पर्सन की लाइफ पर, जहाँ पे वो या कोई भी, ही या शी, पर्सनल एफर्ट्स, उसके जो पर्सनल एफर्ट्स होते हैं ना, उसके खुद के प्रयास होते हैं, विल अनेबल हिम टू गेन हैप्पीनेस, वो उसको हैप्पीनेस प्रदान करेंगे, समझ रहे हो, उसके कर्म उसको गुड थिंग्स एंड हैप्पीनेस विल किस ह्यूमन बींग्स एंड मेक देम हैप्पी। और जो अच्छी चीजें हैं और जो खुशियां हैं वो ह्यूमन बींग्स को क्या करेंगी, किस करेंगी, एंड मेक देम हैप्पी, और उनको खुश करेंगी, ठीक है। एक तरीके से मैंने बताया था ना, इंडिविजुअल किसका मतलब होता है ब्लिस, हैप्पीनेस, ठीक है। पोइट्री अच्छे से पढ़ लीजिएगा जी। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, फ्लाई एनवियस टाइम, व्हाई डज द पोइट वांट द एनवियस टाइम टू फ्लाई। ओके, भाई पोइट ने टाइम को एनवियस कहा है, ये ईर्ष्यालु समय, उड़ जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, तो व्हाई डज द पोइट वांट द एनवियस टाइम टू फ्लाई टू, भाई क्यों चाहते हैं पोइट की भाई एनवियस टाइम जल्दी से समाप्त हो जाए। और दूसरा इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि व्हाई डज द पोइट कॉल द टाइम एनवियस, और पोइट ने समय को ईर्ष्यालु क्यों कहा है, ठीक है जी। देखो आपका आंसर ये होगा, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मीन वाइसेस। उस टाइम की बात कर रहा है पोइट जहाँ पे जो लोग हैं, जो मनुष्य है, वो तुच्छ समझते हो ना, तुच्छ दुर्गुणों, वाइसेस यानी दुर्गुणों से सफर कर रहे हैं जी, पीड़ित हो रहे हैं। ही वांट दिस टाइम टू पास क्विकली, पोइट चाहता है ये समय जल्दी से खत्म हो जाए। बाय एड्रेसिंग टाइम, समय को संबोधित करते हुए, द पोइट वांट्स टू इंडिकेट द टाइम व्हेन द पीपल आर लॉस्ट इन ग्रीड। पोइट देखो समय को इंडिकेट करते हुए पोइट हमको कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस समय जो पीपल हैं वो लॉस्ट इन ग्रीड, लालच में घुसे हुए हैं, लालच में पड़े हुए हैं लोग, फॉल्सहुड में मतलब झूठे दिखावे में पड़े हुए हैं लोग, एनवी जेलस होती है लोगों को एक दूसरे से, ठीक है। सो ही कॉल्स द टाइम एनवियस, इसलिए उन्होंने इन सारी वाइसेस के कारण, इन सारे दुर्गुणों के कारण
और लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, इस वजह से पोइट ने टाइम को एनवियस कहा है, ईर्ष्यालु कहा है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, विच सुप्रीम थ्रोन डज द पोइट वांट टू टॉक अबाउट। मैंने आपको सुप्रीम थ्रोन बताई, देखो सुप्रीम यानी सर्वोच्च, थ्रोन यानी सिंहासन, तो सर्वोच्च सिंहासन किसका है, तो सर्वोच्च सिंहासन इज इक्वल टू गॉड, बताया था ना मैंने आपको। तो देखो विच सुप्रीम थ्रोन डज द पोइट टॉक अबाउट, कौन से सुप्रीम थ्रोन के बारे में पोइट बात कर रहे हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, इस उसका सुप्रीम थ्रोन क्या है, सर्वोच्च सिंहासन क्या है। तो देख लीजिए इसका आंसर बहुत अच्छा है, द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम इज द गॉड और हेवन। गॉड भी हो सकता है, गॉड भी हो सकते हैं और हेवन स्वर्ग भी हो सकता है। इन हेवन देयर इज द रेन ऑफ लव पीस ट्रूथ एंड होप। भाई हेवन में, स्वर्ग में देखो प्रेम, प्रेम की परिपूर्णता होती है, प्रेम ही छाया हुआ रहता है सारे टाइम, हर जगह शांति होती है, सच होता है, होप होती है, आशाएं होती है। इन द कंपनी ऑफ गॉड, प्रेम, और हाँ, और हम अगर भगवान की कंपनी में रहें, कंपनी मतलब उनके साथ रहें, उनके सानिध्य में रहें, the soul overcomes death and time and becomes immortal। यहाँ पे immortal आएगा जी, एक बार लिख लीजिएगा जी आप, becomes immortal। immortal लिख लीजिएगा जी यहाँ पे, ठीक है, immortal। तो कह रहे हैं कि देखो द सोल ओवरकम डेथ, जो हमारी आत्मा होती है वो ओवरकम आ जाती है डेथ से और टाइम से भी आ जाती है, और बिकम्स इमोर्टल, और अमर हो जाती है। ठीक है जी, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। द पोइट सेज टू ह्यूमन बीइंग्स दैट दोज हु वर्क विद ट्रूथ, पोइट कहना चाहते हैं उन मनुष्य को कि जो ट्रूथ पे बिलीव करते हैं, लव पे बिलीव करते हैं, डिवोशन समर्पण पे बिलीव करते हैं, सिंसियरिटी पे बिलीव करते हैं, ओके, इनके पाथ पे चलते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, आर ऑल्सो अफेक्शनेट टू गॉड, वो भी भगवान के प्रिय होते हैं जी, वो लोग भी भगवान के, मतलब ये जो लोग इन मार्ग पे चलते हैं ना, सच के मार्ग पे, प्रेम के मार्ग पे, समर्पण के मार्ग पे, वो भी सिंसियर होते हैं, और वो सिंसियर होते हैं ना खूब ज्यादा, ये भी सब अफेक्शनेट टू गॉड, और ये सब लोग भी भगवान के क्या होते हैं, प्रिय होते हैं जी। दे कम क्लोज टू द सुप्रीम थ्रोन, और ऐसे लोग सुप्रीम थ्रोन होती है ना जी, उसके करीब आते हैं, और सुप्रीम थ्रोन क्या है जी, गॉड, गॉड, ओके। तो ऐसे ही लोग गॉड के करीब आते हैं, गॉड के सानिध्य में जाते हैं। ठीक है। देखो व्हाट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन, भाई कौन सी चीजें, क्या पोइट ने इस लाइन से क्या मीनिंग बताना चाहा है कि देखो कि भाई सिंसियरली गुड थिंग्स क्या और परफेक्टली डिवाइन थिंग्स क्या है। ठीक है, ह्यूमन सोल टुवर्ड्स डिविनिटी, और ह्यूमन सोल को क्या चीज डिविनिटी के, डिविनिटी यानी मतलब देवीय रूप, ओके, उसके पास ले जाती है। देखो द पर्सन हु एस्केप फ्रॉम द रेवेज ऑफ टाइम एंड वाइसेस, नोबल डीड्स फ्री हिम फ्रॉम दीज थिंग्स, सीधी सी बात है। नोबल डीड्स मतलब जो लोग इन चीजों से बाहर आ जाते हैं, और देखो नोबल डीड्स होती है ना, अच्छे कर्म होते हैं, वो इन लोगों को बाहर निकालते हैं इन चीजों से। दीज आर लव, पीस, जॉय, ह्यूमैनिटी, ट्रूथ एंड काइंडनेस, ये चीजें हैं। The life of that person is full of joy, peace and humanity, मतलब मानवता आ जाती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। He can get eternal life in heaven, और वो हेवन में एक अच्छे तरीके से eternal, एक शाश्वत लाइफ जी सकता है जी। He comes close to God because God is happy with him, और God भगवान के करीब आ जाता है क्योंकि भगवान उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है जी। सेवंथ क्वेश्चन देखो, why has the poet pitted the flight of time against the lazily done stepping hours and the heavy plummets place। भाई पोइट ने इनकी ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्डिंग्स है ना, इनको क्यों, किस तरीके से, एक तरीके से इनके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं आपके पोइट, क्या बताना चाह रहे हैं जी। जी देख लीजिए। देखो पोइट इज टॉकिंग अबाउट बैड टाइम्स व्हेन पीपल आर बैड टाइम्स व्हेन देयर इज नो प्लेस फॉर ट्रूथ। देखो पोइट उस टाइम की बात कर रहे हैं जब किसके लिए, सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है,
पीस के लिए, शांति के लिए, लव के लिए, ठीक है। ही वांट्स दिस टाइम टू पास क्विकली, पोइट चाहते हैं समय ना ये जल्दी से भाई खत्म हो जाए, भी जल्दी से गुजर जाए। बट बीइंग बैड, लेकिन धीमे होने की वजह से, इट सीम्स टू बी मूविंग एट ए वेरी लो, वेरी स्लो पेस, पेस यानी गति, ठीक है। तो भाई ये धीमी गति होने के कारण ये बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है ये गंदा समय, ठीक है। हैंस द पोइट हैज pitted the flight of the time against the lazy leaden stepping hours and the heavy clement space। ओके, बाकी क्वेश्चन की लाइन आपको उतार देनी है, लिख देना, ठीक है जी। ओके, देखो 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द टेम्पोरल एंड व्हाट आर द एसोसिएट थिंग्स एसोसिएट विद द इटर्नल। भाई कौन कौन सी चीजें हैं वो हमारे को लिंक करती है टेम्पोरल थिंग्स से, ओके, जो एक तरीके से टेम्परेरी थिंग्स होती है ना, और वो कौन कौन सी चीजें जो हमको इटर्नल चीजों से लिंक करती है, मतलब जो हकीकत में शाश्वत रहने वाली है हमेशा। देखो मिल्टन हैड प्रेजेंटेड सो मेनी थिंग्स, बहुत चीजों को प्रेजेंट किया। देखो द बैड थिंग्स विच इंक्लूड बैड हैबिट्स लाइक ग्रीड। देखो अब क्या क्या चीजें हमको टेम्परेरी वो दे सकती है, देखना बैड हैबिट्स, देखो जैसे ग्रीड, लालच, एनवी, जेलियसी, सेल्फिशनेस, ऑल टेम्पोरल थिंग्स विच आर बाउंड टू कम टू एन एंड। ओके, ये सारी चीजें मनुष्य का एक तरीके से एंड कर देती है, ठीक है। और एक ऐसी भी बात है, एज नथिंग एविल कैन स्टे फॉर लॉन्ग ऑन दी अर्थ। और ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे कोई भी इविल होती है, जो भी बुराइयां होती है ना, वो लंबे समय तक इस धरती पे नहीं रह सकती है जी। देखो सेल्फलेस लव, पीस, ट्रूथ आर द थिंग्स एसोसिएट विद द इटर्नल। ये जो चीजें हैं ये इटर्नल चीजों से लिंक करती है, शाश्वत चीजें हैं, हमेशा परमानेंट रहने वाली चीजें हैं। दे ब्रिंग इटर्नल जॉय इन लाइफ। ये सारी चीजें शाश्वत, हमारे मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे को जॉय प्रदान करती है, हैप्पीनेस प्रदान करती है, एंड मेक ओवर वर्ल्ड ए प्लेस लाइक हेवन। और हमारे मतलब वर्ल्ड को एक तरीके से स्वर्ग की तरीके से बना देती है। देखो 9th क्वेश्चन, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल टुवर्ड्स डिविनिटी। भाई कौन क्या चीजें ह्यूमन को, देखो डिविनिटी, भगवान के समक्ष। देखो डिविनिटी का मतलब आप लिख लीजिए कनेक्टेड टू गॉड, ठीक है। सीधे आप थोड़ा सा कनेक्टेड, जो कौन कौन सी चीजें हैं वो ह्यूमन सोल को, मानव की आत्मा को भगवान से कनेक्टेड कर देती है जी। वो इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम। और कौन फाइनल विनर होता है भाई, जो टाइम की रेस हो रही होती है ना उसमें, ठीक है। दीज आर द वर्च्यूज, देखो दीज आर द वर्च्यूज, देखो कौन कौन से वर्च्यूज, ट्रूथ, लव, पीस गाइड्स ह्यूमन सोल्स टुवर्ड्स डिविनिटी। ये जो वर्च्यूज होते हैं ना, ये जो क्वालिटीज होती है ना, सत्ता, ट्रूथ, लव, पीस एंड, ठीक है, पीस, ये सब चीजें एक व्यक्ति को भगवान के पास लाने में मदद करती है, ठीक है। भगवान के सानिध्य में भगवान का हाथ बना रहता है उस पर। देखो द वर्च्यूज आर मॉरल लेसन, देखो द वर्च्यूज आर मॉरल लेसन्स दैट हेल्प अस टू लीड ए पॉयस लाइफ। और ये सारे हमारे को मॉरल लेसन्स सिखाती है हमारे को जीवन में कि किस तरीके से जीवन जीना है, ठीक है। और ये हमारे को हेल्प करती है लीड ए पॉयस लाइफ, एक तरीके से पवित्र जीवन जी सके हम, ओके। द पर्सन हु हैज डेवलप्ड दीज क्वालिटीज इन हिज कैरेक्टर, he wins the race against time. His actions are inspired by the voice of his soul। देखो जो व्यक्ति इन सारी अच्छे क्वालिटीज को अपने कैरेक्टर में डेवलप कर लेता है ना, वो जीत जाता है समय से। विंस द रेस अगेंस्ट टाइम, ठीक है। और हिज एक्शंस आर इंस्पायर्ड बाय द वॉइस ऑफ हिज सोल। उसके एक्शंस होते हैं ना, उसके आत्मा की आवाज से निकलते हैं भाई, अंदर से निकलते हैं उसके एक्शन, समझ रहे हो ये चीजें। तो 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑन टाइम। इस तरीके से आ जाए तो याद है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन टाइम। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक ही आंसर बनाया मैंने, अगर दोनों में से सेंट्रल आइडिया थीम में से दोनों में से भी कुछ आ जाए आपके लिए बहुत अच्छा आंसर है। इसको आप करेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। देखो द पोएम इज अबाउट द बैड टाइम्स व्हेन पीपल आर लॉस्ट इन वर्ल्डलीनेस। ये पोएम किसके बारे में, बैड टाइम के बारे में, जिसमें जो लोग हैं जी वो वर्ल्डलीनेस में खो चुके हैं जी, मोह माया में खो चुके हैं। द पोइट वांट्स दिस टाइम टू पास क्विकली। और पोइट चाहते हैं समय जल्दी से गुजर जाए। इट इज टाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ। और यही समय इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है
कि जो आज मानव के अंदर जो चेंजेस आए ना वो इस गंदे समय की वजह से ही आए हैं। द पोइट एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट कंसर्न ओवर इट, और पोइट ने अपना ग्रेट कंसर्न दिखाया, गांभीर्य दिखाया इस चीज पे लेके। एंड वो आशा करते हैं एंड होप्स दैट एज सुन एज दिस बैड टाइम पासेज, जल्दी से जल्दी जैसे ये गंदा समय गुजर जाएगा, द टाइम ऑफ होप, एक आशा का समय आएगा, फिर एक टाइम आएगा जो होप होगी, उसमें आशा होगी, पीस होगी, ट्रूथ होगी, एंड लव विल रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर एक समय आएगा, जैसे जैसे गंदा समय बीत जाएगा, फिर एक समय आएगा जब शांति होगी, ट्रूथ, सच्चाई होगी, प्रेम होगा लोगों के मध्य, और ये सारे वर्ल्ड में जगमगाएगी ये चीज। समझ रहे हो? ओके। देन ह्यूमन बीइंग्स विल ओवरकम नॉट ओनली डेथ, फिर जो ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ डेथ से ही ओवरकम नहीं आएंगे, बट द टाइम इटसेल्फ ऑल्सो। ओके, और समय से भी ओवरकम आ जाएंगे, समय को भी जीत जाएंगे लोग। ही विशेस फॉर सच ए टाइम, पोइट ऐसे समय से एक ऐसा समय चाहते हैं, टू कम व्हेन पीपुल आर गाइडेड बाय गॉड, ऐसा समय चाहता है जिसमें लोग गाइड होए, किससे? गॉड से, भगवान से गाइडेड होते रहें। ठीक है जी, ओके। 11th क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू से दैट टाइम इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम, कि समय है इस पोएट्री में पर्सोनिफाइड हुआ है। पर्सोनिफाइड यानी आप हिंदी में लिखते हो ना मानवीकरण अलंकार, है ना? तो मानवीकरण अलंकार में क्या चीज पढ़ते हो जी आप? देखो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ थिंग, हम उसको ह्यूमन का वो दे देते हैं, लिंक दे देते हैं, एक तरीके से उसको ह्यूमन फॉर्म में बना देते हैं। किसी भी मतलब एक तरीके से आप समझते हो ना, हिंदी में बताऊं आपको कि जैसे कोई भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु, उसको आप ह्यूमन की फॉर्म में दर्शा रहे हो, उसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो देखो पर्सोनिफाइड, देखो टाइम है जी, इस पोइट्री का जो टाइम है, सॉरी इस पोइट्री में जो टाइम है वो पर्सोनिफाइड हुआ है, वो पर्सोनिफाइड हुआ है इस पोइट्री में, मानवीकरण किया है इस पोइट ने आपके। तो कैसे? ओके, in the opening lines the poem time is mentioned as if it were racing। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देखो जैसे पोइट्री स्टार्ट होती है जी जैसे पोइट्री स्टार्ट होती है जी, तो हम देखते हैं कि समय है वो किस तरीके से दौड़ रहा है एक तरीके से। अब रेस ऑलवेज टेक्स प्लेस ह्यूमन बीइंग्स, और रेस होती है वो तो भाई ह्यूमन बीइंग्स ही दौड़ते हैं, टाइम थोड़ी ना दौड़ता है। द स्पेंड ऑफ टाइम इज स्लो, और देखो समय की जो गति है वो भी स्लो है जी, काफी धीमी गति में है। एज इफ ए लेजी मैन स्टेप्स, जैसे एक लेजी मैन चलता है ना उस तरीके से। तो ह्यूमन बीइंग्स आर हैवी, देखो मानव मनुष्य होता है वो वेट होता है मनुष्य में, हैवी होता है ना, तो ड्यू टू वेट द पेस ऑफ टाइम इज नॉट क्विक, और समय की वजह से, जो वेट की वजह से ये जो समय है वो थोड़ा धीमा चल रहा है जी। टाइम इज मेंशन्ड विद द क्वालिटी ऑफ ए मैन, तो टाइम को एक मैन की क्वालिटी के रूप में बताया जी। ठीक है, दिस क्वालिटी इज ग्रीड, और ये क्वालिटी क्या है जी? ग्रीड है, लालच है जी। इट डिवोर्स एवरीथिंग इन इट्स स्टोमक, और ये लालच होता है ना जिस तरीके से सारी चीजों को अपने अंदर डिवोर्स कर लेता है, खा जाता है जी, निगल लेता है। ग्रीड हैज नो लिमिट, लालच की कोई सीमा नहीं होती है। ए ग्रीडी मैन कलेक्ट्स थिंग्स इन हिज स्टोर्स एंड स्पेंड नथिंग, एक ग्रीडी व्यक्ति होता है वो भी अपनी सारी चीजों को कलेक्ट कर लेता है और खर्च नहीं करता कुछ भी। द सेम इज हैपनिंग विद द टाइम, ये सेम चीज हो रही है किसके साथ? समय के साथ। इट कलेक्ट्स एवरीथिंग इन इटसेल्फ, और वो समय है सारी चीजों को अपने अंदर एक तरीके से खा लेता है जी। एक क्वेश्चन है जी, देखो राइट द समरी ऑफ द पोएम। अब इस पोइट्री का अगर समरी आ जाए कि ऑन टाइम पोइट्री की समरी बताओ, तो बहुत अच्छे से कर दीजिएगा, आप कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, देखो वही सब चीजों को थोड़ा सा मिक्स करके लिख दीजिएगा। देखो इन दिस पोएम द पोइट जॉन मिल्टन एड्रेसेस टाइम, सीधी सी बात आपको पता ही है, टाइम को एड्रेस किया। मिल्टन इज डिससेटिस्फाइड विद टाइम बिकॉज इट्स फुल ऑफ ग्रीड एनवी एंड फॉल्स शोज, बता दिया आपको मीनिंग मैंने ये तो। पीपुल आर लॉस्ट इन वर्ल्डलीनेस, ये भी बता दिया। पीपुल फॉरगेट अबाउट द ट्रूथ, पीस एंड हैप्पीनेस बता दिया। A poet wants this time to pass quickly and swallow all bad things from the world. Swallow यानी निगल जाए ये सारी गंदी चीजों को, इस जल्दी से ये समय गुजर जाए और गंदी चीजों को निगलता हुआ चले जाए। Noble deeds free us from these things, हमारे अच्छे कर्म होते हैं इन चीजों से हमारे को फ्री करते हैं जी।
दीज आर लव, पीस, जॉय, ह्यूमैनिटी, ट्रुथ, काइंडनेस, ये सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जी। ये हमको अगर हम अपने करेक्टर में डेवलप करें तो हमको इन चीज़ों से दूर करती है। वो डेवलप दीज वर्च्यूज इन हिज करेक्टर, तो क्या होता है फिर, द लाइफ ऑफ दैट पर्सन इज फुल ऑफ जॉय, उस पर्सन की लाइफ पूरी खुशी से भर जाती है, शांति से भर जाती है, ह्यूमैनिटी, मानवता से भर जाती है जी। ठीक है। ही कैन गेट इटर्नल लाइफ इन हेवन, और स्वर्ग में वो एक तरीके से शाश्वत लाइफ जीने लग जाता है। द पोइट होप्स दैट एज सुन एज दिस बैड टाइम्स पासेज, द टाइम ऑफ होप, पीस, ट्रूथ एंड लव विल रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बता दिया आपको ऊपर। देन ह्यूमन बींग्स विल ओवरकम नॉट ओनली डेथ बट टाइम इट सेल्फ ऑल्सो, और फिर लोग डेथ से ही नहीं, टाइम से भी ओवरकम आ जाएंगे। ही ऑल्सो विशेज फॉर सच ए टाइम टू कम व्हेन पीपुल आर गाइडेड बाय गॉड। ऐसे समय से चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो गाइड होता रहे भगवान से। ठीक है। तो ये होते हैं जी आपके ऑन टाइम जो पोइट्री है उसके 12 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपकी ऑन शेक्सपियर जो पोइट्री है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी जो पोइट्री ऑन शेक्सपियर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है जी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ ब्रीविंग। सेल्फ ब्रीविंग से आप क्या समझते हो जी। देखो, दिस मीन्स दैट द इमेजिनेशन ऑफ ए रीडर इज कॉमन। इसका मीनिंग है कि देखो, एक रीडर की इमेजिनेशन सिर्फ कॉमन होती है, सामान्य होती है। शेक्सपियर इज द चाइल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और जो शेक्सपियर है जी अपने, वो तो चाइल्ड है, बच्चे हैं किसके, इमेजिनेशन के। ओके, सन है। ओके, और इमेजिनेशन इज bereaved एंड डेड बिफोर हिम। हमारी जो इमेजिनेशन है ना उसके सामने बहुत bereaved है, बहुत कम है, और डेड बिफोर हिम बहुत एकदम मृतक के समान है। उनकी इमेजिनेशन तो बहुत खतरनाक तरीके की है। ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं है। दूसरा मीनिंग क्या है, देखो, द अदर मीनिंग इज इट शोज द लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ। ये हमारे को लॉस ऑफ सेंस, हमारे खुद की सेल्फ जब खो देते हैं ना हम, वो बताता है। when someone when some loved one passes away, जब किसी का प्रिय गुजरता है ना जी, we feel uneasy and sad, हम फिर बहुत ज्यादा uneasy और sad फील करते हैं। we lose love for ourselves, हम एक दूसरे के प्रति लव को त्याग देते हैं। ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ सेल्फ ब्रीविंग। ओके, ये जो स्थिति है ये सेल्फ ब्रीविंग कहलाती है। ठीक है। देखो, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड शेक्सपियर मेक्स हिज लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट। शेक्सपियर ने किस प्रकार से अपना एक लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट वही होता है कि देखो, मॉन्यूमेंट इज मेड टू मेमोराइज द पर्सन। मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, ये जो मतलब मरने के बाद जिस तरीके से टूम्स बनाए जाते हैं मकबरे टाइप, तो उसको इंडिकेट करता है कि तो शेक्सपियर ने किस तरीके से अपना एक लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट बना चुके हैं अपना। क्यों, कैसे, देखो, A monument is made to memorize the person throughout the ages। एक monument इसलिए बनाया जाता है कि उस person को throughout लंबे समय तक हर एज में याद करने के लिए, अच्छा ये टॉम, ये मकबरा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का है। ठीक है। शेक्सपियर हैज अटेंड सच ए प्लेस ऑलरेडी बाय हिज राइटिंग्स, और शेक्सपियर ने तो अपनी राइटिंग्स के थ्रू खतरनाक प्लेस हासिल कर रखा है, उसको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है उनको तो। ठीक है। ही विल लिव इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स फॉर द एजेस टू कम। भाई शेक्सपियर तो लोगों के दिलों में जिएंगे, जैसे जैसे समय आता रहेगा ना, आगे गुजरते रहेगा, तो वो तो शेक्सपियर तो लोगों के दिलों में मॉन्यूमेंट बना लिया उन्होंने। मिल्टन सेज दैट ही हैज मेड लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट इन दिस वे। इस तरीके से लगता है मिल्टन को कि भाई शेक्सपियर के लिए मॉन्यूमेंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी राइटिंग्स ने इतना उनको मशहूर कर दिया है, तो लोग उनको, रीडर्स जो है ना, उनको पढ़ पढ़ के मतलब उनके दिलों में रहते हैं शेक्सपियर। समझ रहे हो रीडर्स के। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट फील इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट ए मॉन्यूमेंट इन स्टोन फॉर शेक्सपियर। कि भाई कि कोई नीड नहीं है, क्या मिल्टन को ये क्यों फील होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है टू पुट ए मॉन्यूमेंट इन स्टोन, कि एक पत्थर का मकबरा बनाया जाए, किसके लिए, शेक्सपियर के लिए। देखो, मिल्टन सेज दैट शेक्सपियर्स वर्क्स आर हिज ट्रू मॉन्यूमेंट्स। उसके शेक्सपियर का जो वर्क्स है ना, लिटरेरी वर्क्स हैं, वो उनके ट्रू मॉन्यूमेंट्स हैं जी। दे रिमेंड पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस। वही लोगों, ये जो इनकी राइटिंग्स है ना, यही लोगों को उनकी ग्रेटनेस के बारे में बताएंगे जी। मिल्टन फील्स दैट एवरी रीडर ऑफ लिटरेचर इज ऑल्सो अंडर द ग्रेट इंप्रेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। जो भी लिटरेचर का रीडर होगा ना जी, वो हमेशा
अंडर ग्रेट इम्प्रेशन में रहेगा शेक्सपियर्स के वर्क को पढ़ने के बाद। लिटरेचर के विद्यार्थी होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो रीडर होगा जी, वो तो उनको शेक्सपियर को तो पढ़ते ही हैं, वो एक तरीके से कहना ये चाह रहे हैं। ही विल लिव इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स फॉर एजेस टू कम, भाई लंबे समय तक लोगों के दिलों में राज करेंगे। ओके, दस इट इज अननेसेसरी टू बिल्ड ए मोन्यूमेंट फॉर शेक्सपियर, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है शेक्सपियर के लिए कोई स्टोन का मॉन्यूमेंट बनाने के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डज द वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रिफर टू। ये जो वीक विटनेस ऑफ दाई नेम है ना, मतलब ये पोइट ने क्यों लिखा है, क्यों बोला है, मैंने आपको पोइट्री में बता दिया था जी। देखो, द वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रिफर टू द मॉन्यूमेंट्स, टॉम्स, रेलिक्स, पिरामिड इटीसी। ठीक है, ये जो चीज़ें थी ना, मॉन्यूमेंट्स थी, टॉम्स थे, रेलिक्स थी, पिरामिड्स, ये उनकी डेथ के बाद किसी भी व्यक्ति को दफनाते हैं ना, तो फिर उसकी मॉन्यूमेंट बनाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती, वीक विटनेस है, उनके लिए बहुत कमज़ोर प्रमाण है किसी की डेथ के बाद के लिए। ठीक है, दे आर द वीक साइन ऑफ हिज रिमेम्बरेंस, भाई ये तो बहुत वीक हैं उनकी शेक्सपियर की रिमेम्बरेंस के लिए। ठीक है, दे आर वीक बिकॉज दे डू नॉट इम्प्रेस दैट मच टू ए पर्सन, ये लोगों को इतना, ये इसलिए वीक है कि ये लोगों को इतना प्रसन्न नहीं कर पाएंगे एज द वर्क्स ऑफ द ग्रेट राइटर शेक्सपियर हैव इम्प्रेस्ड, कि जितना शेक्सपियर की राइटिंग्स ने लोगों को कर दिया है इम्प्रेस्ड। ठीक है, ही हैज हिमसेल्फ मेड ए ग्रेट मॉन्यूमेंट फॉर हिम इन द फॉर्म ऑफ हिज ड्रामा एंड पोइट्री। और मिल्टन कहते हैं कि भाई देखो, जॉन मिल्टन कहते हैं कि ही हैज, मतलब शेक्सपियर ने तो हिमसेल्फ मेड ए ग्रेट मॉन्यूमेंट, उन्होंने तो खुद ही एक ग्रेट मॉन्यूमेंट बना लिया है जी फॉर हिम, अपने लिए, इन द फॉर्म ऑफ हिज ड्रामा एंड पोइट्री, उनकी ड्रामा और पोइट्रीज है ना जो उनकी फॉर्म में। फिर इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट पोस्टरिटी हैज बेस्टोड ऑन शेक्सपियर। भाई देखो, क्या बेस्ट ट्रिब्यूट होनी चाहिए, जो पोस्टरिटी मतलब जो आने वाले जो मतलब राइटर्स है ना, उनके लिए क्या बेस्ट ट्रिब्यूट होनी चाहिए शेक्सपियर के लिए। ठीक है, देखो के लिए, देखो, द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट पोस्टरिटी हैज बेस्टोड ऑन शेक्सपियर इज दैट दे हैव ऑलवेज केप्ट हिम इन देयर हार्ट्स, हमेशा अपने दिलों में उनको रखे शेक्सपियर को। ठीक है, दे हैव लर्न लेसन्स फ्रॉम हिज लिटरेरी आउटपुट एज दे कंसिडर हिज ड्रामा एंड पोएम्स एज ए ग्रेट लिटरेरी पीस। और वो ये जो राइटर्स होंगे ना आने वाले, ये उनके लिटरेरी आउटपुट्स होंगे ना, उनको हमें जो क्या होंगे, ड्रामा और पोइट्री जो है ना उनको हमेशा ग्रेट लिटरेरी पीस बताएं कि बहुत ज़्यादा साहित्यिक, बहुत फेमस साहित्यिक रचनाएं हैं जी। द जनरेशंस दैट कम आफ्टर हिम, ओके, आफ्टर हिम हैव डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज वर्क्स, जो शेक्सपियर के बाद जो जन्मे हुए पोइट होंगे ना, वो हमेशा उनसे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे और उनके वर्क से इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। ठीक है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ ऑल सक्सीडिंग जनरेशंस ऑफ पोइट्स। भाई मिल्टन ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया कि देखो, जो अपने शेक्सपियर है ना जी, वो आने वाली हर एक सक्सेसफुल जो जनरेशन है ना, जनरेशन है पोइट्स की, उनके लिए एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे, एक तरीके से सीखने का माध्यम रहेंगे। कैसे? शेक्सपियर हैज अर्न ग्रेट नेम एंड फेम थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स। शेक्सपियर ने अपने भाई बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, फेमस हो गए, रेपुटेशन कमाई है अपने लिटरेरी वर्क्स के थ्रू। ठीक है जी, ही हैज़ प्रेजेंटेड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस इन हिज लिटरेरी वर्क्स। और शेक्सपियर ने देखो ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन इमोशंस थे ना जो भी, उनको अपने लिटरेरी वर्क्स में दर्शा दिया है, मेंशन कर दिए हैं जी। ठीक है जी, द कमिंग जनरेशन ऑफ पोइट्स will always learn great lessons from his literary works। और जो कमिंग जनरेशन होगी ना, उनके लिटरेरी वर्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होएगी। ठीक है, his delphic lines will be interpreted in different ways। उनकी जो delphic lines होगी ना, उनकी जो फेमस लाइन्स होंगी, फेमस कोटेशंस होंगे, वो इंटरप्रेटेड होते रहेंगे, लोग उनको कोट करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे उनको। Thus he will remain a source of inspiration for all succeeding generations of poets। इसलिए वो हमेशा एक माध्यम रहेंगे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का, और कमिंग पोइट्स होंगे ना उनका। चलो,
व्हाट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर? शेक्सपियर के लिए जी सबसे अच्छी ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि क्या होगी जी? देखो, द बेस्ट ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर विल बी टू कीप हिम इमॉर्टल थ्रू हिज आर्टिस्टिक क्रिएशन। हमेशा उनको अमर रखा जाए, उनके जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है ना, उनके उस थ्रू। ठीक है जी। वी ऑलवेज रीड एंड रिमेंबर हिज ग्रेट वर्क्स। हमेशा उनके वर्क्स को रीड करना चाहिए और उनको रिमेंबर करना चाहिए। ही डज नॉट नीड एनी मोन्यूमेंट बिकॉज शेक्सपियर विल लिव लॉन्गर इन द हार्ट ऑफ द पीपल। भाई उसको, शेक्सपियर को भाई किसी मॉन्यूमेंट की जरूरत नहीं, वो तो लोगों के दिलों में रहने वाला है लंबे समय तक। वी आइडेंटिफाई द ग्लोरी ऑफ शेक्सपियर बाय हिज वर्क। और हम उनकी ग्लोरी को, उनकी महिमा को, उनके वैभव को, उनकी सुप्रीमेसी को उनके वर्क्स के थ्रू पहचानेंगे। ठीक है जी। दे रिमेन पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस। और यही उनकी ग्रेटनेस बताएगी हमारे को, कि उनके वर्क्स के थ्रू हम उनके वर्क्स को पढ़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रेटनेस पता चलेगी, यार कितने महान राइटर थे। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द हैलोड रेलिक्स? हैलोड रेलिक्स क्या है जी? देखो, व्हेन होली पीपल पास अवे, देखो जब पवित्र लोग, जो कुछ फेमस लोग की डेथ हो जाती है ना, दे लीव सम ऑफ द थिंग्स यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम, लाइक तो कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में यूज़ करी होंगी। जैसे कुछ बुक्स हो सकती हैं, स्पेक्टेकल्स, चश्मा हो सकते हैं, वॉकिंग स्टिक, कोई स्टिक हो सकती है, पेन हो सकता है, डायरी हो सकती है, etc। ठीक है, एटसेट्रा। द पीपल थिंक दैट दीज आइटम्स मे बी वांटेड बाय द डेड पर्सन इन द लाइफ आफ्टर डेथ। तो लोगों को लगता है कि ये जो उन्होंने पूरे जीवन भर यूज करी है ना, तो उनको शायद उनके डेथ के बाद भी इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। सो दे प्लेस दीज आइटम्स इन हिज टॉम। तो इस वजह से ये जो चीजें होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो टॉम होती है ना, उनका जो मकबरा होता है, उनमें उनके साथ रख देते हैं जी। दीज आइटम्स आर कंसिडर्ड टू बी हैलोड रेलिक्स। और यही आइटम्स क्या कहलाते हैं? हैलोड रेलिक्स कहलाते हैं। ठीक है जी। ओके। 9th क्वेश्चन देखो, व्हाट डज मिल्टन कॉल शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट एयर ऑफ फेम? डियर सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी के बेटे, और ग्रेट एयर ऑफ फेम, उत्तराधिकारी, फेम, नेम एंड फेम के उत्तराधिकारी हो आप। तो देखो शेक्सपियर इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ड्रामा एंड पोएम्स एंड अदर लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, हमेशा याद करे जाएंगे शेक्सपियर, अपने ड्रामा, उन्होंने जो प्लेज लिखे, उनकी जो पोइट्रीज हैं उनकी, और अदर लिटरेरी वर्क्स हैं उनके। ठीक है। They keep him alive in the heart of readers, hearts of readers, और ये हमेशा उनको जीवित रखेंगी लोगों के दिलों में। ठीक है। शेक्सपियर हैज रिटन ए नंबर ऑफ ग्रेट ड्रामास एंड पोएम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिटरेरी राइटिंग्स लिखी उन्होंने। दीज आर द ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ग्रेट वर्क्स हैं लिटरेचर के लिए ये। ओके, अपने नो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन हैज़ बीन लेफ्ट एंड अनटच्ड बाय देम, बाय देम। ठीक है, उनके जो ये जो नो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन, भाई शेक्सपियर की राइटिंग्स में आपको सारे ह्यूमन इमोशंस मिल जाएंगे, और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन इमोशंस को अपनी राइटिंग्स में मेंशन कर चुके हैं। कोई भी ऐसा ह्यूमन इमोशन नहीं है जो बच चुका है या अनटच्ड है या फिर छुआ नहीं है उन्होंने। हैंस मिल्टन कॉल्स हिम डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट एयर ऑफ फेम। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, राइट ए क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम ऑन शेक्सपियर। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। हाँ जी, तो एक समरी लिख लीजिए, आपकी पोइट्री है जो उस पर। इन दिस पोएम जॉन मिल्टन टेल्स अस इट इज नॉट नेसेसरी टू बिल्ड ए मॉन्यूमेंट फॉर शेक्सपियर। ठीक है जी। ही जी, ये थोड़ा सा एडिटर्स द्वारा थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ही है जी ये ही। ठीक है। ही himself built a long live monument through his literary works। बता दिया आपको, अपने लिटरेरी वर्क्स के थ्रू उन्होंने लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट बना दिया। He wrote 37 plays and 154 sonnets। He has contributed a lot to English literature। और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है जी। ओके, मिल्टन इज ऑफ द ओपिनियन दैट, देखो मिल्टन इस ओपिनियन को बिलीव करते हैं, देखो फिजिकल स्ट्रक्चर्स कैन नॉट ड्रॉ अटेंशन टू पीपल। देखो जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स बना दोगे ना उनकी रिमेम्बरेंस के लिए, कि टूम बना दिया, फिर उनके जो अवशेषों को रख दिया, तो ये उनकी रिमेम्बरेंस नहीं बताएंगे। फिजिकल ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर्स आर मॉर्टल, ये तो भाई एक समय के बाद खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, एंड नॉट सफिशिएंट इनफ टू मेक द मेमोरी ऑफ ग्रेट शेक्सपियर। और इतनी सफिशिएंट नहीं है, इतनी पर्याप्त नहीं है कि शेक्सपियर की मेमोरी को रख सके। समझ रहे हो?
द पोएम रीचेज द कंक्लूजन दैट, ये पोएम अपने निष्कर्ष पे पहुंचती है इस प्रकार से, देखो ही डज नॉट नीड एनी मोन्यूमेंट, क्योंकि देखो शेक्सपियर को किसी भी मोन्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज शेक्सपियर विल लिव लॉन्गर इन द हार्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि शेक्सपियर हमेशा लोगों के दिलों में रहने वाले हैं जी। वी आइडेंटिफाई द ग्लोरी ऑफ शेक्सपियर बाय हिज वर्क्स, और हम उनके वर्क्स को पढ़ने के बाद उनकी ग्रेटनेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वाह यार कितने शानदार पोइट थे शेक्सपियर। ठीक है जी। तो लिटरेचर के स्टूडेंट हो आप तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा इनको जी, खूब आगे भी आप पढ़ोगे तो ये थे जी हमारे ऑन शेक्सपियर जो आपकी पोइट्री थी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और हमने पहले कर चुके हैं जी। ये आपके ऑन टाइम जो आपकी पोइट्री है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो दो आपकी पोएम्स बाय मिल्टन में दो पोएम्स मेंशन थी, ऑन टाइम एंड ऑन शेक्सपियर। सेपरेटली मैंने इनको पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से डिटेल लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया, आपको देख लीजिएगा जी, क्योंकि मैंने उसको इस चीज हिसाब से पढ़ाया है कि आपको अगर क्वेश्चन आस्क कर लिया जाए कुछ भी बना के तो आप कर सको। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, अच्छे से तैयार कर लो जी, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से छांट छांट के करें चीजें। ओके, तो आप इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। बाकी मैंने जो पोइट्री पढ़ाई आपको ऑन टाइम एंड ऑन शेक्सपियर, तो प्लीज उनको भी देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पहले वो जरूरी है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो ये चीज़ें आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और आप में अंदर एक कैपेबिलिटी होगी कि मैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का तो मैं अपने अपने नॉलेज से कर सकता हूँ खुद। ठीक है जी, तो बस यही चीज़ आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है। ओके, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं मुझसे। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन सेक्शन पे जाके आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जी। ठीक है जी, ओके। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर आप ज़रूर बताइएगा। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, बहुत समय लगा इनको तैयार करने में वगैरह वगैरह, तो बस आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी ओके, ठीक है, तो बस आप सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, और अच्छे से अटेंटिवली वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए, और पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से जारी रखिए, बस यही चाहता हूँ मैं। ओके, तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।